गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आपकी सीसी की पहली क्लास है ये लाइव क्लास। बेटा आपने बुक्स ले रखी है सभी ने कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन की? नो मैम। किसी बच्चे ने नहीं ले रखी या किसी बच्चे ने ले रखी है बेटा? आप 11 स्टूडेंट्स हो ऑनलाइन, आप में से किसी के पास भी बुक्स नहीं है? नो मैम। ओके। तो बेटा वैसे तो इसकी एक बुक आती है, यूनिक पब्लिकेशन की आती है कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, और सुशील गोयल की बुक आती है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हो। अदरवाइज मैं यूनिट वाइज आपको, आपने जो मैंने पीडीएफ भेजी थी आप में से देखी किसी बच्चे ने? कल रात को पीडीएफ शेयर की थी मैंने, आप में से किसी ने देखे वो लेक्चर या कोई पीडीएफ देखी हो किसी ने भी? किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं ओपन करके देखे बेटा वो लेक्चर? बताओ बेटा, देखे हैं या नहीं देखे? मैम ओपन पहला तो हो रहा था, दूसरे के अंदर दो लिंक थे जो वो हाँ नहीं हो रहे हाँ, थे ओपन। और उसके बाद सारे हो रहे थे मैम, करके देखे थे वैसे ओपन ठीक मैंने। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही आप उसको देखो, पर बेटा वो सिलेबस में आपके जैसे सिलेबस वाइज जो है, यूनिट वाइज मैं आपको ऐसे पीडीएफ डालती रहूंगी। जैसे ये फर्स्ट यूनिट की है, आपके फर्स्ट यूनिट में इतने टॉपिक है, जो उसमें 6 टॉपिक डाले हुए हैं ना, तो वो सारे के सारे टॉपिक फर्स्ट यूनिट के हैं। तो आपको ये पढ़ने हैं। जो पीडीएफ भेजी हुई है आप उससे जो है अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर उसमें से कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो लेक्चर आप आसानी से सुन सकते हो और उस चीज को समझ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर ग्रुप में है, आप ग्रुप में भी लिख सकते हो या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, और मैं आपकी टाइम टू टाइम जो है लाइव क्लास लेती रहूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, ठीक है? ओके और मैम। आपका ये सब्जेक्ट है ना बेटा कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन, ये कंपल्सरी पेपर है जो आपको जरूर देना है। और 75 मार्क्स का इसका पेपर आता है, जिसमें से आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 35 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा ये सिलेबस में आपका करवा दूं हफ्ते में, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। तो वो 10-12 क्वेश्चन आप कर लेना, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आप करने लायक हो जाओगे, आप आराम से उसमें कर सकते हो। तो ठीक है, ज्यादा ओके मैम। टफ नहीं है बेटा, ज्यादा सीरियस मतलब सीरियसली तो लेना ही है क्योंकि कंपलसरी पेपर है, लेकिन ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। जो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। एक बेटा असाइनमेंट बनानी है आपको। आज मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी असाइनमेंट के, ठीक है? और कल यस आपके मैम। साथ गूगल फॉर्म शेयर करूंगी। तो उस गूगल फॉर्म में आप जो है वेडनेसडे तक, वेडनेसडे या थर्सडे तक, जैसे कल शेयर कर दूंगी संडे को, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होंगे आपके पास, 3 या 4 दिन। आप वो जो है अपनी असाइनमेंट बना के दोनों उस गूगल फॉर्म के थ्रू शेयर कर देना, ठीक है? सेंड कर देना मुझे, ओके मैम। ताकि मैं आपका रिकॉर्ड रख सकूं और आपके असेसमेंट के मार्क्स लग सके। आपको 2 असाइनमेंट देनी है, ठीक है? तो इसमें कल मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी थी बेटा, आपका पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा आज जो है पहली यूनिट के सारे टॉपिक्स बता देती हूँ, फिर आप वो वीडियो लेक्चर देखना और पीडीएफ देखना। जिन बच्चों की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही ना, तो अलग अलग एप्स में बेटा यूज कर सकते हो, जैसे WPS कर सकते हो। कई बार डायरेक्ट ओपन नहीं होते यूट्यूब के लेक्चर भी, तो आप अपने फोन में जो है WPS या कोई और ऐप जो है कर लेना, उससे आप इजिली उन्हें खोल सकते हो। और जो ये ड्राइव के थ्रू मैंने जो पीडीएफ शेयर की हुई है ना, वो आप ड्राइव में जाके आसानी से ओपन कर सकते हो, तो ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है? तो पहला हमारा बेटा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है रिपीट होके आता है बार बार, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले कोई बच्चा बता सकता है कि कंप्यूटर क्या होता है? डेफिनेशन बता सकते हो बेटा, कोई भी कंप्यूटर की डेफिनेशन, कोई भी बच्चा? मैम कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वेरी गुड। जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोई
उसके गणना कर सकते हैं मैम। यस, कैलकुलेशन के लिए हम बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी गिव इनपुट, इट प्रोसेसिंग एंड गिव्स अस आउटपुट। तो हमें जो है एक कैलकुलेशन के लिए एक हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं जिसमें हम इनपुट एंटर करते हैं, उस डाटा पे, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में मिलती है। इसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो इनपुट यूनिट, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, और एक आउटपुट यूनिट। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ अभी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो इसका सेकंड टॉपिक है हमारे इसका फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस करवाई हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाएंगी कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन इस यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एक तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है और दूसरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। तो 3 जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, और तीसरा होता है हमारा आउटपुट यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर पाते हैं। हम डाटा को एंटर किससे कर पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में? कोई बच्चा बताएगा किन किन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में? शाबाश बेटा, सोच के बताओ। जैसे कंप्यूटर हम यूज करते हैं या आप अपना मोबाइल भी यूज कर रहे हो, तो मोबाइल में आप टाइप किससे करते हो? कीबोर्ड से मैम। कीबोर्ड से। कीपैड होता है मोबाइल में आपके, ऐसे ही हमारे जो में कीबोर्ड होता है। सोचो आप बिना कीबोर्ड के, बिना कीपैड के आप टाइप कर पाओगे? तो बेटा यही यूनिट होती है, यही डिवाइसेस होती है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करवाते हैं। डाटा को एंटर करवाने के लिए हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस को यूज करना पड़ता है, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा टाइप करते हैं। ऐसे ही माउस है, माउस की हेल्प से हम स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। कुछ और डिवाइसेस होती है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस होती है जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर करवा सकते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होती है? एक मीडियोकर का काम करती है, एक लिंक बनाती है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक का काम करती है इनपुट यूनिट। और इनके लिए हम काफी सारी इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस अभी बताइए? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर, MICR, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो हम इस पार्ट को इनपुट यूनिट कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो पहला आपको बताना है इनपुट यूनिट, कि जिस यूनिट के थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करवाते हैं उसे हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। दूसरा आता है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी की सारी कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज होती है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। जो भी आपने डाटा जो एंटर किया है कंप्यूटर में, वो कहीं ना कहीं सेव होगा, स्टोर होगा। उसके बाद उस पे प्रोसेसिंग की जाएगी, उस पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आप कोई डाटा, किस लिए आप कंप्यूटर को यूज करते हो? कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो। तो उस डाटा पे कहीं ना कहीं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, कहीं मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन लगाएंगे। तो इस तरह से उसकी कैलकुलेशन करने के लिए उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस कहाँ किया जाता है? सीपीयू के अंदर किया जाता है। इसी तरह डाटा एंटर करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं। वो कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू के अंदर होता है। तो सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एक दिमाग का काम करता है कंप्यूटर के, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी सीपीयू के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। सीपीयू के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो मेमोरी यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और तीसरी होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? सारा का सारा जो डाटा एंटर किया जाता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। इसके लिए हम मेमोरी यूनिट को यूज करते हैं। मेमोरी यूनिट में सारा डाटा स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के सिस्टम के साथ आप काफी सारे इनपुट डिवाइसेस भी अटैच करते हो, आउटपुट डिवाइसेस भी अटैच करते हो। उन डिवाइसेस के बीच में कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है?
जितने भी आप मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करते हो अपने कंप्यूटर में, जितनी भी आप कैलकुलेशन करते हो, सारी की सारी अर्थमेटिक लॉजिकल सेक्शन में की जाती है। तो कंप्यूटर जो है सीपीयू के मेनली ये 3 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है मेमोरी यूनिट, दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट और तीसरा पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर जो है तीसरा जो कंपोनेंट्स आता है, पहले 2 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए कंप्यूटर सिस्टम के। पहला कंपोनेंट कौन सा बताया है, बताओ शाबाश। इनपुट यूनिट। दूसरा कंपोनेंट सीपीयू, वेरी गुड। और तीसरा कंपोनेंट हमारा बचता है वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें आउटपुट मिलती है। इसके लिए भी हम कुछ डिवाइसेस को यूज करते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस होती है बेटा जिससे हमें आउटपुट मिलती है? जैसे अब देखो, अब ये मॉनिटर है आपका, मॉनिटर पे जो भी आप डाटा एंटर कर रहे हो, जो भी आप डाटा टाइप कर रहे हो, वो आपको किसकी हेल्प से दिखाई देगा? मॉनिटर होगा तभी दिखाई देगा। अगर कंप्यूटर में मॉनिटर ही नहीं लगा होगा तो आप कुछ भी देख पाओगे? तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रही है। या फिर प्रिंटर, आपको जो भी मैटर आपने कंप्यूटर में फीड किया है वो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में फीड है, आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, आपको उसको पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा जो है स्पीकर है। मान लो आपके कंप्यूटर में स्पीकर ही इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई भी वॉल्यूम सुन ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजे हैं, आपके मोबाइल में अगर साउंड ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिस भी फॉर्म में आपको आउटपुट मिलती है उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि इसमें जो हमारी आउटपुट यूनिट होती है या इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करवाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज की जाती है। जैसे मैंने बताया ये आपको प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सारी जो है इनपुट यूनिट का काम करती है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होके आता है पेपर में कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको विशेषताएं बतानी है। अब देखो कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर को हम यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग मतलब बिना इसको बुक से पढ़े भी बता सकते हो। कि सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है, जितना काम हम मैनुअली करते हैं वो आप कंप्यूटर से मिनटों में कर सकते हो। तो कंप्यूटर की जो है स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, मेमोरी, कि हम कोई भी चीज जो है याद करने के लिए हमें टाइम लगता है और कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, आप उसमें कितना ही डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी जो है वो अगर फिल भी हो गई है पूरी, उसके बाद आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करके, सेकेंडरी मेमोरी को यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो और कितने ही टाइम के बाद वो डाटा रिकॉल कर सकते हो। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत तेज होती है और कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, ये भी इसकी विशेषता है। इसके बाद तीसरी विशेषता है बेटा डेलीजेंस। डेलीजेंस क्या होता है कि कंप्यूटर जो है कभी भी थकता नहीं है। जैसे एक आदमी काम करते हुए हम क्या है ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन लगातार काम कर सकते हैं, तीसरे दिन हम थक जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिससे आप लगातार 24 घंटे कितना भी काम करवा लो वो उसे कोई थकावट नहीं होती है, क्योंकि वो एक मशीन है। चौथी इसकी विशेषता क्या है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है हमेशा आपको सही रिजल्ट देगा अगर आपने उसमें सही इनपुट डाली है, अगर आपने उसमें सही प्रोग्रामिंग की है तो कंप्यूटर आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है। तो एक्यूरेसी है इसके काम में। चौथी इसकी विशेषता हो सकती है मल्टीटास्किंग। आप जो है कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे काम कर सकते हो, आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, आप डाटा एंटर भी कर सकते हो, या आप कोई प्रोग्राम और उसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग प्रोग्राम है। एक और विशेषता है इसकी ऑटोमेशन, कि आपने एक बार जो है इसमें प्रोग्रामिंग कर दी तो आपको फॉर्मूले बार बार से रिपीट नहीं करने पड़ते, उस प्रोग्राम को बार बार से जो है आपको सिर्फ अपडेट करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला या ऑटोमेटिकली वो फंक्शन वर्क करता है। तो ऑटोमेशन भी इसकी जो है विशेषता में आता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद बेटा बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। विशेषताएं तो है कंप्यूटर की, साथ में इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है नो आईक्यू,
कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसका अपना कोई आईक्यू नहीं होता, उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो यूजर पे डिपेंड होता है। जितना यूजर का आईक्यू होता है उतना ही कंप्यूटर का आईक्यू माना जाएगा, क्योंकि यूजर उसमें जो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करता है, कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करता। दूसरी इसकी विशेषता है यूजर डिपेंडेंट है, प्योरली यूजर डिपेंडेंट है, यूजर के बिना हम इसको काम में ले ही नहीं सकते। तीसरी है सूटेबल इन्वायरमेंट, कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए हमें सूटेबल इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है कि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, इसके साथ यूपीएस लगा होना चाहिए, और जो है मान लो लाइट ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बार बार एसी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्योंकि ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट हम देंगे तो कंप्यूटर जो है हम काफी लंबे टाइम तक अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सब बच्चों को क्लियर हुए हैं? यस मैम। इसका बेटा मैंने वीडियो लेक्चर भी भेजा हुआ है आपको, और इसकी जो है पीडीएफ भी भेजी हुई है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। जिन बच्चों को हिंदी में करना है वो आप हिंदी में कर लेना, जिन बच्चों को इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में कर लेना। और आपका जो असाइनमेंट का पहला टॉपिक जो है यही है, आप नोट कर लो। जो आपको असाइनमेंट बनानी है वो यही है, इस पे आपको क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, what are the characteristics of computer and what are the main components of computer system। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, आपको इस क्वेश्चन पे पहली असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का टॉपिक आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी और फिर आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है बच्चों। ओके मैम। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं बेटा, क्योंकि पहला टॉपिक इसमें लेक्चर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है, मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बता दिए, तो हमने 2 टॉपिक कर लिए। ये आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो लेक्चर सुनना और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की जो है आप पीडीएफ ही देख लेना, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिया है। और जो बच्चे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक है बेटा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि अब तक जो है कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं। अब तक बेटा कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारी पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी वो थे 1942 में आए थे बेटा, और वो 1955 तक जनरेशन चली थी। और ये कंप्यूटर जो है साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे। 1942 में फर्स्ट जनरेशन आई थी, ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे और इनमें मेनली एक ही टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल थे, इनवैक और यूनिवैक कंप्यूटर्स थे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी इन कंप्यूटर की। एक तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, तो ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे। इन कंप्यूटर का साइज एक एक रूम जितना बड़ा होता था। साइज में बड़े होने के कारण ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। तो इसकी एडवांटेजेस तो ये कह सकते हैं कि पहली जनरेशन में हमारे जो है पहला कंप्यूटर बना था, जिससे हमारी कैलकुलेशन करने का काम जो है इजी हो गया था। हम जो है डाटा को कैलकुलेट कर सकते थे। इसके साथ साथ ही इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेजेस क्या थी? एक तो साइज में बहुत बड़े होते थे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ये जो प्रोड्यूस करते थे, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था और नॉन पोर्टेबल थे। इनको एक बार आपने फिक्स कर दिया, जैसे आजकल तो आप कंप्यूटर उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे लैपटॉप आप यूज करते हो, लैपटॉप को तो आपने बैग में डाला, कॉलेज से घर ले गए, घर से फिर कॉलेज ले आए। लेकिन जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनको आप उठा नहीं सकते थे, इनको एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो आपको वहीं रखना पड़ता था। और जब आप इन पे कैलकुलेशन करते थे ये कुछ टाइम में खराब हो जाते थे, क्योंकि हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे। एसी की रिक्वायरमेंट होती थी तो इतने एसी नहीं लगाए जाते थे, तो इनकी जो वर्किंग थी वो काफी पुअर थी। फिर उसके बाद आए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1955 में आए थे और वो 64 तक चले थे।
और वैक्यूम ट्यूब्स की जगह इनमें एक नई टेक्नोलॉजी ने ले लिया था। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज होते थे इन कंप्यूटर में, और इनका जो है साइज उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया था। एग्जाम्पल थे इनके IBM की सीरीज थी, IBM 1400, IBM 7094। इसी तरह ही इन कंप्यूटर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी, वो आपको मैंने नोट्स भेजे हुए, आप पढ़ लेना उसमें, कि साइज जो है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन ये भी जो है नॉन पोर्टेबल थे, इनको आसानी से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। एक बार इंस्टॉल किया तो उसके बाद इनको कहीं ले जा नहीं सकते थे हम, लेकिन थोड़े से फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये फास्टर हो गए थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे इनके, कि ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, कॉमनली यूज नहीं किए जाते थे। पंच कार्ड्स यूज किए जाते थे इनमें इनपुट की जगह। फिर इसके बाद आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तो थे 1964 से 75 तक चले थे, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। सिर्फ आपको अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इनका एक तो टाइम पीरियड लिखना है आपको कि कब से कब तक चले थे, उसके बाद जो है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, और मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दी हुई है, तो आप ये सब जो है इनमें देख लेना। या पूरा टॉपिक करवाऊं, बताओ खुद पढ़ लोगे क्या? पढ़ लेंगे मैम। अगर फिर भी मैं कह रही हूँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती, इसी तरह 5 जनरेशन है बेटा इनकी, तो आप नोट से पढ़ लेना। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक जो है मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको लाइव क्लास में वो टॉपिक दोबारा से करवा दूंगी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता। ठीक है क्या? ओके मैम। अब इसमें बेटा फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी और कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का टॉपिक आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इस यूनिट में आपके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो बनता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला है। तो आपके फर्स्ट यूनिट में से ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी सारे एक बार नजरों में से निकाल लेना, ताकि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके बारे में लिख सको। ठीक है? और जो पेपर आता है ना बेटा, आपको बाई चांस आपको मुश्किल होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो भी पढ़ा हुआ हो उससे रिलेटेड, जैसे मैंने आपको नोट्स दे दिए, आप एक बार इनको पढ़ लेना। आप पढ़ोगे ना तो कुछ ना कुछ आप उसके बारे में लिख पाओगे, तो उससे रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हार्डवेयर। समझ आ रही है सभी को? यस मैम। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा सा मैं टॉपिक आपको करवा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर क्या होता है बेटा? जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के। फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सारी की सारी जो इनपुट यूनिट है, जो मैंने अभी बताई है, इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, इसी जिनको हम छू सकते हैं मैम। हाँ जी, हाँ। और या हमारी आउटपुट डिवाइसेस है, या हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है, जिनको आप टच कर सकते हो। जैसे मॉनिटर होता है हम उसको छू सकते हैं, माउस होता है हम उसको छू सकते हैं, कीबोर्ड, CPU आप टच कर सकते हो। तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर के, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, वो होते हैं हार्डवेयर। तो इसमें आप क्या लिखोगे? सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस, सारी की सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस, और सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप हार्डवेयर को चलाते हो, जिसके थ्रू आप हार्डवेयर को रनेबल करते हो। हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्रामों का समूह है जिससे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को रनेबल करते हो, जिससे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को चलाते हो। सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है बेटा, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या डिफरेंस है इस पे बेटा? काफी लेंथी क्वेश्चन आता है।
हार्डवेयर में तो वो थोड़ा सा ही पूछेगा, तो हार्डवेयर में तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हो कि फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, सारी इनपुट डिवाइसेस, सारी आउटपुट डिवाइसेस, सारी स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें से आप जैसे माउस है, कीबोर्ड है, 3 इनपुट डिवाइसेस, 3 आउटपुट डिवाइसेस, उनको एक्सप्लेन कर दो, तो आपका हार्डवेयर पार्ट हो जाता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो हमारे कंप्यूटर की बेसिक नेसेसिटी है, हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि बिना विंडो के आप अपना कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। तो हमारे कंप्यूटर की बेसिक नेसेसिटी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन को करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। एक तो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंप्यूटर को बूट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, या जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1, क्योंकि मशीन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम सिर्फ 2 ही डिजिट को यूज करते हैं। कौन कौन से, एक तो 0 और एक 1। तो सोचो उसकी प्रोग्रामिंग कितनी टफ होगी। आपको पूरी प्रोग्रामिंग, आपको अपना माउस चलाना है, आपको अपना कीबोर्ड अटैच करना है, आपको अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना है, तो क्या है उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग, जैसे हम उसकी प्रोग्रामिंग खोल के देखेंगे ना, उसमें सिर्फ आपको 0 1 ये दिखाई देगा। तो मशीन लैंग्वेज में उसकी प्रोग्रामिंग होती है। और जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंप्यूटर असेंबल करते हैं, वो लोग ही इनके प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हम समझ सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे यूजर को जरूरत पड़ती है, जैसे हमें कुछ टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसर को यूज करेंगे, MS वर्ड जो हमारा होता है वो यूज करेंगे। हमें मान लो कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम MS पावर पॉइंट को यूज कर लेंगे। हमें कोई शीट बना या हमें पेंट करना है कोई, तो हम MS पेंट को यूज कर लेंगे। तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम लिखता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा कॉमन पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं बेटा जो एक स्पेसिफिक काम के लिए किए जाते हैं, हम रूटीन में यूज नहीं करते, कभी कभी यूज करने होते हैं। लेकिन कॉमन पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो होते हैं जो हमें कॉमनली डेली रूटीन के काम करने होते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं स्पेशल पर्पज में, हम कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें रूटीन में नहीं चाहिए होता है, वो एक बार बना दिया, उसमें बस हर साल जो है अपडेशन करनी पड़ती है, और वो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन जो कॉमनली डेली रूटीन के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे MS वर्ड है, मैंने बताया ही, जो MS ऑफिस का हमारा जो सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, जो हमें रूटीन में चाहिए होते हैं। हमें टाइपिंग करनी है तो हमें MS वर्ड चाहिए, हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है हमें MS पावर पॉइंट चाहिए। तो इस तरह से जो है आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझ सकते हो कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम का समूह हम यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर ओरिएंटेड होता है और ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इंग्लिश टाइप लैंग्वेज या अदर टाइप लैंग्वेज होती है जिनको हम आसानी से, इसके लॉजिक को आसानी से समझ सकते हैं, और ये मेनली प्रोग्रामर के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं, तो समझने में आसान होते हैं। तो ठीक है, डिफरेंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूजर जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड होते हैं, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूजर ओरिएंटेड होते हैं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किस में लिखे जाते हैं, मेनली रिटन इन
मशीन लैंग्वेज, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में लिखे जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि समझने में आसान होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कम मेमोरी लेते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ज्यादा बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, तो ये ज्यादा मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह से इसका बेसिक डिफरेंस भी है, मैंने आपको नोट्स सारे भेजे हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। क्लियर है सबको? यस मैम। तो बेटा इसमें फर्स्ट यूनिट में आपके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बाकी पढ़ने सारे हैं आपको जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं। नंबर सिस्टम थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आपको शायद जो यूट्यूब लेक्चर भेजे उससे क्लियर ना हो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप छोड़ भी सकते हो। आप बाकी के 5 टॉपिक कर लेना, तो आपका जो है यूनिट जो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो 5 टॉपिक्स है ना थ्योरी के, सिर्फ वो कर लेना। नंबर सिस्टम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा। वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस तरह का वीडियो लेक्चर बना के भेजूं, उसमें आप आसानी से समझ पाओ, क्योंकि ये हमने क्लासरूम में करवाया था ये वाला टॉपिक, तो इसमें थोड़े सम्स होते हैं, वो आपको शायद थोड़ा सा टफ लगे। बाकी सारे थ्योरेटिकल टॉपिक बिल्कुल आसान है। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बता ही दिए, वो आपको जरूर करने हैं। पहला तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा आपको करना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब ये 2 क्वेश्चन की आप असाइनमेंट बना लो। एक तो पहली असाइनमेंट किसकी बनानी है आपको? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। और दूसरी असाइनमेंट आपको बनानी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो आप कब तक बना लोगे ये दोनों असाइनमेंट बेटा? मैम सैटरडे तक सर ने बोला है कि सभी ना अपने कॉलेज के अंदर ये जो सबमिट करवा देना, सैटरडे बस तक ये छाप भी ठीक है, देना। ये सैटरडे तक कर लेना, और कॉलेज में ही सबमिट कर देना। अगर आपको इसमें मान लो मोबाइल के थ्रू टफ लग रहा है, तो आप कॉलेज में सबमिट करके आ जाना, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके मैम। तो आज आपको समझ आया जो टॉपिक्स करवाए हैं? यस मैम, आगे। ठीक है बेटा, और अगले बार 2-3 दिन के बाद मैं दूसरी यूनिट का भी भेजूंगी, तो इतने आप ये पहली यूनिट पढ़ लेना सारी, जो आपको नोट्स भेजे हुए ना, जो कम से कम एक बार पढ़ जरूर लेना। और ये असाइनमेंट के टॉपिक्स मैं दोबारा से आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और ये असाइनमेंट आप अपनी बना लो। 3-3, 4-4 पेज में कवर कर लेना। एक क्वेश्चन है 2 या 3 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो जितने में भी होता है आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, और कुछ पूछना है तो बोलो आपको। हाँ जी बताओ बेटा, अगर कुछ आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम असाइनमेंट के अलावा अगर कोई टेस्ट वगैरह नहीं है? नहीं, टेस्ट बेटा कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन में सिर्फ अपने को 2 असाइनमेंट देनी है, एक आपके अटेंडेंस के मार्क्स लगेंगे, 3 ही है, तो इसमें टेस्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। ओके मैम। वो मैं बता दूंगी आपको, नेक्स्ट क्लास लूंगी ना, लाइव क्लास, उसमें 9-10 क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल फाइल लेनी पड़ेगी। जैसे आपने ग्रुप में डाली हुई है शायद, ईवीएस की ली है क्या? यस मैम। हाँ, इसी तरह से ही आपको सीसी की प्रैक्टिकल फाइल लेनी पड़ेगी बेटा। वो फाइल ले लेना, और उसके आगे जो क्वेश्चन है ना सिर्फ वही लिख रहे हैं आपको, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। वो मैं ओके आपको मैम। एक बार आप असाइनमेंट बनाओ पहले, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हो। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू बेटा।